पिछले 4 दशकों में सबसे बड़ी जीत है कर्नाटक में। कितनी खुशी, कितना उत्साह। अच्छा, इस जीत से कांग्रेस में उत्साह का संचार हुआ है और 2024 के लिए अब आप पूरे जोश के साथ उतरने वाले हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा से एक नए राहुल गांधी का जन्म हुआ। जीत का श्रेय राहुल गांधी को ही मिलना चाहिए या डीके शिव कुमार को जी को भी और सिद्धरामैया को भी? कांग्रेस की जीत है या भाजपा की हार? यानी कि भ्रष्टाचार को लेना देना नहीं है इससे। मोदी की हार है या कर्नाटक बीजेपी की हार? कौन है आप बताइए? बीजेपी के लोग आप बता दीजिए, नाम बता दीजिए। 2-4 बीजेपी के, आप बीजेपी के कर्नाटक के 2-4 नेताओं के नाम बता दीजिए। मैं आपको टोक रहा हूँ रवि जी, सॉरी, क्योंकि ये दो लोग किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। एक रोग होता है ना बवासीर का, तकलीफ तो आदमी सह लेता लेकिन बताता नहीं है कि मुझे हो गई है। लगभग 40 से 40 सीटें कांग्रेस को मिल रही थी, लेकिन आपकी आपसी गुटबाजी ने कांग्रेस की बीजेपी को सत्ता सौंप दी। दुख होता है कर्नाटक जीत के बाद कि अगर हम लोग देखिए इस चीज में, जब कर्नाटक इतनी विराट जीत हुई तो कहीं मन में आया यार काश अगर एक होते तो आज उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार होती। हमारे माननीय चेयरमैन हाजी अकबर जी ने यह कहा, दो ठाकुरों के बीच मैं अदना सा व्यक्ति क्या उन्हें एक करूंगा। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। फिर से हम मौजूद हैं रणजीत सिंह रावत जी के पास, पूर्व औद्योगिक सलाहकार सीएम उत्तराखंड। सर स्वागत है आपका। कर्नाटक में कांग्रेस की बिंदास जीत, एक ऐसी जीत शायद किसको उम्मीद नहीं थी और ये कहा जा रहा है कि पिछले 4 दशकों में सबसे बड़ी जीत है कर्नाटक में। कितनी खुशी, कितना उत्साह। देखिए, खुशी की तो बात है क्योंकि जो माहौल देश में भारतीय जनता पार्टी ने नफरत और डर का फैला के रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाली। और हमें खुशी इस बात की ज़्यादा है आज की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के जिन जिन हिस्सों में निकली वहाँ सिर्फ 4 सीटें जेडीएस को मिली हैं, बाकी 16-17 सीटें उन 21 सीटों में से जो हैं कांग्रेस को मिली हैं। अधिकांश सीटें मतलब कांग्रेस को मिली हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहे, कर्नाटक भी आप गए, तो उसमें ये जो जीत की खुशबू थी आपने महसूस कर ली थी? निश्चित रूप से जो भागीदारी लोगों की भारत जोड़ो यात्रा में थी और बिना लाई गई भीड़ थी, लोग स्वतः स्फूर्त आ रहे थे कि राहुल गांधी आ रहे हैं और आ ही नहीं रहे थे, उनके साथ पैदल चल रहे थे, धूप में, गर्मी में, बारिश में लगातार चल रहे थे और उनको जिस शिद्दत से सुन रहे थे। कर्नाटक का ही वाकया है, जब राहुल जी शाम को भाषण दे रहे थे तो बहुत बड़ी बारिश आ गई, लेकिन न तो जनता हटी और न राहुल गांधी हटे, और वो बोलते रहे, लोग सुनते रहे। तो उसी से हम लोगों को आभास हो गया था कि ये परिवर्तन होने जा रहा है। हाँ, वो वीडियो फोटो बड़ा वायरल हुआ था जी। अच्छा, इस जीत से कांग्रेस में उत्साह का संचार हुआ है और 2024 के लिए अब आप पूरे जोश के साथ उतरने वाले हैं। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि ऊपर वाला जो करता है वो भले के लिए करता है। ये जो समय आया कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से कठिन था और इससे कांग्रेस में एक सफाई भी हुई। बहुत सारे लोग जो सत्ता के बगैर रह नहीं सकते थे वो जो है कांग्रेस छोड़ करके चले गए। उनमें छोटे से लेके बड़े से बड़े नेता तक हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर रहे और जिन्होंने बहुत सारा सत्ता सुख लिया और वो सत्ता वगैरह नहीं रख सके, वो चले गए। और लेकिन इन्हीं दिनों में, इसी काल में राहुल गांधी जैसे नेता ने अपने आप को प्रूव किया, जिनकी बारे में एक परसेप्शन बना दिया गया था कि वो तो विदेशों में रहते हैं, कॉन्टिनेंटल खाना खाते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, पप्पू हैं, कुछ नहीं जानते। तो राहुल गांधी जी ने सड़क का रास्ता पकड़ा। उन्होंने देखा जब मीडिया नहीं छाप रहा है, हमारे सवालों को नहीं उठा रहा है, तो उन्होंने सड़क का रास्ता अपनाया और कठिन रास्ता अपनाया। 3500 किलोमीटर से ज़्यादा की पैदल यात्रा और उसमें बारिश में, धूप में, बर्फ़ में और कड़कड़ाती सर्दी में एक टी शर्ट में चल करके उन्होंने लोगों को एक तपस्या का यानी कठिन श्रम का रास्ता दिखाया, जिसमें हजारों कांग्रेस जन तैयार हुए और एक नई कांग्रेस बन के उभरी। मतलब आप कह सकते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा से एक नए राहुल गांधी का जन्म हुआ और 2024 के संदर्भ में राहुल गांधी ने जो ऊर्जा संचार किया है, कांग्रेस को एक करने का काम किया। निश्चित रूप से कांग्रेस को एक ही नहीं, मैंने कहा कि नई कांग्रेस बनाने का काम किया उन्होंने। इस भौतिक युग में उन्होंने
ऐसे कांग्रेसी तैयार करने का काम किया जो धूप में, गर्मी में, बारिश में पैदल सके, चल सके। आज आदमी 100 मीटर भी जो है बिना स्कूटर के, मोटरसाइकिल के या कार के नहीं जा रहा है, तो उसमें 3500 किलोमीटर से ज़्यादा बर्फ़ में और क्या कहते हैं गर्मी में, सर्दी में चलना कोई आसान काम नहीं है। और वो रास्ता उन्होंने दिखाया और उसको कांग्रेस ने अंगीकार किया। अधिकांश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसमें सहभागिता की और उम्मीद है अभी बहुत जल्दी भारत जोड़ो दो जो है शुरू होने जा रही है, उससे जो है और बल मिलेगा। इस जीत का श्रेय राहुल गांधी को ही मिलना चाहिए या डीके शिव कुमार को जी को भी और सिद्धरामैया को भी? देखिए, इस जीत का श्रेय नेतृत्व राहुल गांधी जी का था। स्टेट नेतृत्व हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी हैं, सिद्धरामैया जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार जी हैं, सबका सामूहिक प्रयास था और उसको स्वीकार किया। ये तो हम लोगों का तो प्रयास था, श्रम किया, लेकिन उसको अंगीकार किया, स्वीकार किया, मान्यता दी कर्नाटक की महान जनता ने। अच्छा, इतनी बड़ी विराट जीत की उम्मीद थी आपको? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो हमारे नेता राहुल जी ने शुरुआत से ही कहा कि हम 140 सीट जीतने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो जीत है यहाँ पे, ये कांग्रेस की जीत है या भाजपा की है? ये भाजपा जो देश को डरा करके चलाना चाहती थी, नफरत फैला करके चलाना चाहती थी, उन मूल्यों को लोगों ने नकार दिया, कर्नाटक के लोगों ने नकार दिया। यानी कि भ्रष्टाचार का कोई लेना देना नहीं है इससे? 40% भ्रष्टाचार तो वहां मुद्दा था। मेन बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लेकिन उसके बाद भी तो भाजपा भी गुजरात में जीती है ना, तो इसलिए। अच्छा, इस मुद्दे को ही कहें, ये मोदी की हार है या कर्नाटक बीजेपी की हार? ये मोदी की हार है। देखिए, आप जो व्यक्ति कह रहा था अकेला मोदी शब्द हमारी, राहुल गांधी जी ने उसकी जगह नारा दिया कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना, साथ ही साथ निभाना। लेकिन जब हम 2024 के लिए जाएंगे, क्योंकि लोग राज्य के आधार पर और संसदीय सीटों के आधार पर अलग अलग वोटिंग करते हैं। इसका उदाहरण आपको राजस्थान में देखने को मिला, इसका उदाहरण आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिला और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिल्ली में देखने को मिला। तो इसको मोदी की हाल जो कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि कर्नाटक की जो लोकल बॉडी यानी बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है वो तो धराशायी होती रही है। कौन है आप बताइए बीजेपी के लोग? आप बता दीजिए, नाम बता दीजिए 2-4 बीजेपी के। आप बीजेपी के कर्नाटक के 2-4 नेताओं के नाम बता दीजिए। कोई लीडरशिप भाई नहीं। मोदी और शाह के अलावा बीजेपी में इस समय कोई नहीं। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि लोकल लीडरशिप उनकी कमजोर है, इसी कारण से वो चाहते हैं कि जैसे। अरे मैं आपको टोक रहा हूँ रवि जी, सॉरी। बीजेपी का आज हाल यही है। आप जरा विश्लेषण कीजिए, जो पहला मंत्रिमंडल 2014 का मोदी का बना था, उसमें मोदी से 23 सीनियर लोग मंत्रिमंडल में थे, और जो 2019 का बना है उसमें सिर्फ 3 है। और अगर गलती से कभी मौका मिलेगा तो एक भी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 लोग किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। इनने पूरी बीजेपी को इस समय बंधक बना रखा है। बीजेपी का कार्यकर्ता ज्यादा परेशान है, लेकिन अब वो एक रोग होता है ना बवासीर का, तकलीफ तो आदमी सह लेता लेकिन बताता नहीं है कि मुझे हो गई है। लेकिन आपने एक प्रकार से बीजेपी को एक क्लू दे दिया है कि अगर आपको बचाना है तो ध्यान रखना, या अपने सारा भी कर दिया उनको। अच्छा, एक चीज मैं क्या सारे लोग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग हमसे कहते हैं बातचीत में। एक चीज और मैं पूछूंगा सर, उत्तराखंड के 2022 के चुनाव में जो पहले सर्वे आ रहे थे, लगभग 40 से 40 सीटें कांग्रेस को मिल रही थी, लेकिन आपकी आपसी गुटबाजी ने कांग्रेस की बीजेपी को सत्ता सौंप दी। दुख होता है कर्नाटक जीत के बाद कि अगर हम लोग देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, अगर मैं कांग्रेसमैन हूं तो जो है नतीजे सार्थक आएंगे। अगर मैं कहूंगा नहीं, मैं कांग्रेस नहीं, मैं रंजीत रावत हूं और मैं कांग्रेस से ऊपर हूं, तो नतीजे नहीं आएंगे। तो ये जो मैंने चुनाव के बाद एक कहा था कि यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पे मुकुट चमकता। जब हम अपने व्यक्तित्व को विचारधारा से ऊपर ले जाते हैं, जो आज बीजेपी की प्रॉब्लम है, तो नतीजे ऐसे आते हैं। मतलब आप इशारा कर दिया है, बाकी समझ जाएंगे, है ना? अच्छा, इस चीज में जब कर्नाटक की इतनी विराट जीत हुई तो कहीं मन में आया यार काश अगर एक होते तो आज उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार होती। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, राजनीति कोई हिपोक्रेसी का खेल नहीं है।
ये तो तथ्यों पे चलती है। तथ्य ये है कि आज हम बाहर हैं सत्ता से। अब ये कहना है कि यदि ऐसा होता, यदि होता मैं किनारे रहता, तो उसका कोई औचित्य नहीं। देखिए राहुल जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने रामनगर का सर्वे किया तो सबने एक बात बोली थी, अगर रणजीत आज चुनाव लड़ते तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, लेकिन अब हम देखिए मैं सर्वे में ऑन बोर्ड है। मैं आभारी हूँ रामनगर के लोगों का। अगर मैंने कहा ना, मैं अगर अपने व्यक्तित्व को विचारधारा के ऊपर रखता तो मैं रामनगर लड़ता और शायद मैं आज विधायक भी होता। लेकिन मैं आइडियोलॉजी का आदमी हूँ, कांग्रेस का आदमी हूँ, इसलिए पार्टी ने जो निर्णय किया उसके साथ रहा। अच्छा, ये चीज है, मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं आपका। 2024 के चुनाव के लिए क्या आपको लगता है कि आप अभी भी थोड़ा सा बैकफुट में कांग्रेस, या बीजेपी बहुत अभी भी बहुत आगे है? देखिए, अगर आप साधनों की बात करेंगे, जिस तरह का, तो मैं कहना चाहूंगा जिस तरह का बयान हमारे विदेश मंत्री ने दिया कि हम चाइना से कैसे लड़ सकते हैं, उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, तब तो कुछ नहीं होगा। परिणाम के डर से अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो नतीजे नहीं आएंगे कभी। ठीक है नहीं, तो ये तो लड़ना पड़ेगा और उस उत्साह और उस जोश के साथ लड़ना पड़ेगा जिस जोश के साथ कांग्रेस लड़ी थी अंग्रेजों से, जिसकी राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। पूरी दुनिया में एक 2/3 से ज्यादा दुनिया में उनका कब्जा था। उस समय कांग्रेस उनसे भिड़ी और उस ब्रिटिश शासन को कांग्रेस ने उखाड़ फेंका। तो उसी जज्बे के साथ हम 2024 लड़ेंगे और जीतेंगे। 2027 आपकी नजर में है अभी? नहीं, फिलहाल 2024 नहीं है अभी नजर में। अच्छा, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि 2027 के लिए उत्तराखंड अब में अगर कांग्रेस की वापसी होगी तो एकता से ही होगी, वैसे संभव नहीं दिखाई देता। एक सवाल अंतिम, उसके बाद खत्म करूंगा। हमारे माननीय चेयरमैन हाजी अकरम जी ने ये कहा, दो ठाकुरों के बीच मैं अदना सा व्यक्ति क्या उन्हें एक करूंगा। ये शायद आपने सुना भी होगा इंटरव्यू। तो क्या वास्तव में ये दो ठाकुर एक होंगे जिससे कांग्रेस मजबूत होगी और आगे बढ़ेगी? देखिए, इस समय उत्तराखंड में करप्शन जोरों पर है, सभी हल्कों में चर्चा है, लेकिन चूंकि विपक्ष मजबूत नहीं है तो वो मनमानी कर रहे हैं, उन्हें रोकने के। मैं एक बात का आपकी जवाब दे दूं पहले, कि जो भी आप इशारा कर रहे हो हमारे चेयरमैन साहब को कोट करते हुए दो ठाकुरों का, तो ये एक तथ्य है कि 2 हों या 4 हों या जितने भी हैं ठाकुर, वो सब जो कांग्रेस में है तो एक विचारधारा के साथ है, एक पार्टी में है, तो उसमें अलग होने का तो सवाल नहीं है कि अलग अलग है। और दूसरी बात जो कही आपने बीजेपी के भ्रष्टाचार की, और कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। कांग्रेस हर मुद्दे को उठा रही है, हर विषय पे बोल रही है। तो रोज अगर धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन आप देखेंगे तो वो सैकड़ों में है हर रोज। लेकिन जो हाल तथाकथित गोदी मीडिया का है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाता नहीं है। रवि के बिंदास बोल देखना पड़ता है लोगों को, या दूसरे ऐसे कोई पोर्टल खोलने पड़ते हैं जिनके लिए भी बहुत जल्दी कानून आने वाला है। आप लोगों को भी सरकार गायब करने के मूड में है। गायब करने के, बहुत धन्यवाद हमारी तारीफ करने के लिए। है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, माननीय हाईकोर्ट मौजूद है, तो सोशल मीडिया की आवाज सरकार दबा नहीं सकती है। सर, कई पत्रकार हमारे पीछे पड़ जाते हैं, ये तो यूट्यूबर के पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, इनको क्यों लगाया जा रहा है। इवन हमारे लिए तो थानों में आवाज उठाई जा रही है, डीएम के पास जा रही है आवाज कि इन पत्रकारों को रोक दो, ये आवाज उठा रहे हैं। क्या किया जा सकता है? देखिए, पत्रकार किसी सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो लोगों की आवाज को आवाज दे रहा है वो पत्रकार, अब वो किसी माध्यम से दे रहा है वो माने नहीं रखता। जरूरत वक्त की यह है कि जिन लोगों की आवाज नहीं उठ पा रही है, अगर उनकी किसी दूसरे माध्यम से उठ रही है, भले ही वो नामी गिरामी नाम ना हो, नामी गिरामी पोर्टल या चैनल नहीं हो, अगर वो उठा रहे हैं तो हम, मेरे नजर में तो बधाई के बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आज बात करने के लिए, दोबारा मिलने के लिए। इतना है कि उत्तराखंड को भी मजबूत विपक्ष की जरूरत है, और हाजी अकरम जी के बावजूद ने कहा इन दो बड़े ठाकुरों को एक होना ही होगा। मैं भी ऐसा मानता हूँ। शुक्रिया। जय उत्तराखंड।